जय हिंद दोस्तों। द मास्टर्स जी चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का आरंभ भारत पे किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इसी चैप्टर को आज के क्लास में देखेंगे हम लोग। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ को कर लिया था। मैं कोशिश करूँगा आज से आप लोग के लिए वीडियो डेली बनाने के लिए। आज हम लोग का यूट्यूब में पहला ही क्लास है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जिसने भी द मास्टर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाए और वहाँ पे द मास्टर्स एप्लीकेशन लिखे और ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, आप लोगों को इसे यहाँ पे क्लास 11 और 12 का एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। और आप लोग के छोटे भाई बहन जो क्लास 5 में 6 में, उन लोगों को भी मास्टर जी के बारे में बताइए, इससे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे उनके लिए भी बेस्ट तरीके से तैयारी किया जाता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ के ऊपर में फोकस करेंगे। उसका ये चीज़ है, उसमें जैसे हम लोगों को एक चीज़ ज्ञात है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, उपनिवेशवाद का शुरुआत कैसे होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को एग्जाम में बहुत दिमाग कंफ्यूज करता है। इस चीज़ को आज पढ़ ही लेते हैं, एक ही बार निपटा देंगे ना, बार बार इसको पढ़ने का हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इसको आज लेके जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? चलिए एक नए जोश अंदाज के साथ में चालू करते हैं आज का क्लास। पुर्तगाल, पुर्तगाल पढ़ना क्यों जरूरी है अभी पता चल जाएगा। देखिए हमारा भारत सबसे पहले भारती तो था ना, भारत का कोई जन्म थोड़ी हुआ है, हमारा भारत सदियों से है। वास्को डी गामा ने भारत आने वाला समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, वहीं से अभी पढ़ेंगे। देखिए भारत में सबसे पहले कौन सा कंट्री आया ना, भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत में सबसे पहला कौन सा कंट्री आया, इसी को अभी देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, पेट कर दे फीस, पेट कर दे फीस। यहाँ पे कर का कोई अर्थ नहीं है, इसको काट दिया मैंने। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत को उपनिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाल वाला आया। कौन आया? पुर्तगाल। पुर्तगालियों के बाद में कौन आया? इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड वाला आया और इतना लंबा समय तक भारत में रह गया कि मत ही पूछो ना, 200 साल तक रह गए, आप लोगों ने देखा ही होगा। 200 साल तक रह गया, कितना हम लोग के ऊपर में शोषण किया। लेकिन जो पुर्तगाल वाले थे वे लोग भी हमारे के ऊपर में उपनिवेशन किए थे। सबसे पहले उपनिवेशन का अर्थ बता देते हैं हम। उपनिवेशन का मतलब होता है कोई दूसरा देश, कोई दूसरा स्थान पे जाके वहाँ के लोगों के ऊपर में अपना राज करेगा। जैसे इंग्लैंड वाले क्या भारत के थे? एशिया के थे ना, वो लोग एशिया के थे ना, वो लोग भारत के थे। कोई दूसरा महाद्वीप से हमारे महाद्वीप में आके हम ही लोग का जमीन, हम ही लोग का हवा, हम ही लोग का पानी, हम ही लोग का सब कुछ, पर हम ही लोग को गुलाम की तरह काम करवाए, तो हम लोग क्या हुए? उपनिवेशवाद। तो भारत पर सबसे लंबा समय तक उपनिवेशवाद किसने किया था? अंग्रेज लोग ने किया था ना, इंग्लैंड वालों ने। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है, भारत में सबसे पहले उपनिवेशवाद किसने किया? पुर्तगाल वालों ने किया था। कौन? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत में आया था, भारत के कालीकट बंदरगाह में आया था। इसको आगे अभी देखेंगे हम लोग टॉपिक से। चलिए मैं अभी ये बता रहा हूं कि भारत में सबसे पहले कौन आया था ना, भारत में सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल वाला आया। कौन आया जी? पुर्तगाल। पुर्तगाल आया 1 नंबर में। और 2 नंबर में कौन आया? 2 नंबर में आया इंग्लैंड वाले आए 2 नंबर में। और 2 नंबर में आके इतना लंबा समय के लिए लोग बस गया कि क्या ही बोले ना, बहुत शासन, 200 साल तक हम लोग को शासन मतलब शोषण किया, हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार किया। अच्छा 3 नंबर में कौन? डच वाले आए, डच। ठीक है, डच भी एक देशी है। इसके बाद में कर का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। अच्छा दे से क्या? डेनमार्क। डेनमार्क एक देश है ना, यूरोप का एक देश है। स्कैंडिनेविया में टोटल 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और क्या? डेनमार्क। तो डेनमार्क एक देश है। तो डेनमार्क ने भी हम लोग के ऊपर में क्या किया था? उपनिवेशवाद किया था, हम लोग को गुलाम बनाया था। भले लंबा समय तक नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा समय तक हम लोग के ऊपर में डेनमार्क ने भी अपना उपनिवेशवाद बनाया था ना। साम्राज्यवाद का मतलब हम लोग के ऊपर में, हम ही लोग के साम्राज्य में राज करेगा, उसी को क्या कहेंगे? साम्राज्यवाद। और उपनिवेशवाद का मतलब हम लोग हुआ उपनिवेशवाद, हम लोग का भूमि, हम लोग का महाद्वीप, हम लोग का सब कुछ, पर हम लोग खुद उन लोगों के आगे गिड़गिड़ाए, मालिक कहने लगे उन लोगों को।
ऐसा तो एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन बस आप लोगों को समझा दे रहा है हम, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों का चैनल में छोड़ दूंगा, और जिसने भी द मास्टर जी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वहीं पे आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग द मास्टर जी प्ले स्टोर में लिखे वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। चलिए क्लास करते हैं। अच्छा, डेनमार्क समझ में आएगा। उसके बाद में कौन, अच्छा 1 2 ये 3 ना, ये 4 और ये 5, 5 में कौन है, फ्रांस वाला आया। आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस हम लोग के ऊपर में उपनिवेशवाद नहीं किया था, जरूर किया था, ये भी फ्रांस भी आया था। और 6 नंबर में कौन, 6 नंबर में आया था कौन, स्वीडन। मतलब देखा जाए तो यूरोप का ज्यादातर 6 देश ने हम लोग के ऊपर में क्या किया था, अपना शासन स्थापना किया था। शासन स्थापना करने को ही क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद, इसी को ही कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा दिया गया जानकारी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जिसको जिसको नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए इसीलिए अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पुर्तगाल। बात समझ में आएगा, उपनिवेशवाद भारत सबसे पहले आएगा, पढ़ाया जाएगा कहीं पे, तो वहां पे सबसे पहले जिक्र किसका होगा, पुर्तगाल का होगा। पुर्तगाल का जिक्र इसलिए होगा क्योंकि पुर्तगालियों ने हम लोग के ऊपर में सबसे पहले क्या किया था, उपनिवेशवाद किया था। तो भारत में सबसे पहले उपनिवेशवाद किसने किया था, पुर्तगाल वालों ने। पुर्तगाल का कौन सा व्यक्ति, वास्को डी गामा। यही, अगर वास्को डी गामा नहीं आता भारत में तो कोई नहीं आता, वास्को डी गामा ही भारत आया सबसे पहले। और वही अपना यूरोप महादेश में जाके चिल्ला दिया कि भारत में सब कुछ मिलता है, सोने का चिड़िया है, मसाला मिलता है, ये मिलता है, हैन मिलता है इत्यादि ना। उसका देखा देखी सब आ गया, तो इस प्रकार हुआ हम लोग के साथ में। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी विवरण स्थापना 1498 में आया था कौन, पुर्तगाल वाला भारत में आया था ना। 1498 में पुर्तगाल वाले भारत में आए थे। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कब आया, 1498 में आया। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बना देता हूँ, आप लोग खैर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मान लीजिए ये भारत का मैप, पूरा स्पष्ट नहीं बना, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे एक राज्य है भारत का, क्या, केरल। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम क्या है, केरल। केरल में यहाँ पे एक बंदरगाह है, यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, कालीकट। कालीकट। तो वास्को डी गामा भारत के कौन सा बंदरगाह पे आया था, कौन सा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह में आया था। कौन सा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह में। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे बढ़े, देखिए 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत में कदम रखा, ठीक है। वहां के शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और मसाला से जहाज भरने की अनुमति दी। एक्चुअली में जो वास्को डी गामा उतना दूर से भारत आया था, मसाला के लिए ही आया था, ठीक है। उसको सुना था वो कहीं पे कि भारत में मसाला बहुत अच्छा मिलता है। अब यूरोप वाले क्या है कि मसाले के कुछ ज़्यादा ही शौकीन है, क्योंकि वो लोग का ठंडा महाद्वीप है, और ठंडा महाद्वीप में मांस मछली सब कुछ ज़्यादा ही चलता है उस तरफ में, तो इसीलिए उन लोगों को मसाला का आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद में भारत से बहुत कम प्राइस में देखता था मसाला, और अपना महाद्वीप में जाके एकदम उसी को 4 गुना 5 गुना, देखो यहाँ पे 60 गुना, सॉरी 60 गुना लाभ पर बेचता था उसी मसाला को। मतलब कोई मसाला को भारत से खरीद के लेता था 1 रुपया में, और यूरोप में जाके ना 60 रुपये में बेचता था। बताओ कितना, 1 किलो का यहाँ पे 1 रुपया, और अपना यूरोप में वही मसाला को 60 रुपये में देता था कौन, वास्को डी गामा। तो क्योंकि उन लोगों को मसाला खाने का शौकीन है ही है, क्योंकि ठंडा महादेश ना, ठंडा महादेश में मांस मछली ज़्यादा ही खाते हैं, और मांस मछली में मसाला नहीं लगाने से किस प्रकार का स्वाद आता है आप लोग को पता ही है ना। हम लोग भी तो मांस मछली खाने का ज़्यादा ही शौकीन है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इन मसालों को यूरोप में बेचकर 60 गुना लाभ का कमाया गया ना, 60 गुना लाभ कमाया, छोटा मोटा नहीं, 60 गुना, बहुत बड़ा रकम है जी। और जब मसाला ले गया था ना, तो एक ठो जहाज में, तो एक ठो जहाज को बांध के ले गया था, 2 जहाज में टोटल, तो इस प्रकार से हुआ था। देखिए 1502 में रिटर्न आ गया ना, फिर भारत आया। देखिए 1498 में तो आया ही था, 1498 ना, 1502, देखिए कितना साल का गया, 4 साल के बाद, 98 99 100 15, मतलब 1 2 4 साल बाद में फिर आ गया भारत ना। इतना लालची बैठ गया इन लोगों के मन में
ना इस टाइम पे तो और ज़्यादा लेके गया था मसाला, क्योंकि उसको पता चल गया कि भारत में मसाला सबसे ज़्यादा मिलता है, तो फायदा उठाया। और हम लोग भी, अब खैर भारत वाले इस टाइप के होते हैं कि कोई भी मेहमान आते हैं उसको हम लोग इज्जत देते हैं, तो वास्को डिगामा को भी दे इज्जत हम लोगों ने, हम लोग का सबसे बड़ा गलती था। अगर वास्को डिगामा जिस टाइम पे आया था उसी टाइम पे उसको निकाल दिए धक्के मार के, तो इस टाइप का नौबत ही नहीं आता ना। भारत में पुर्तगाल का वास्को डिगामा भारत आता, और ना ही ये डेनमार्क इंग्लैंड किसी को पता चलता भारत के बारे में। यही जाके हल्ला कर दिया कि भारत में बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सामान मिलता है, इसका देखा देखी पूरा खानदान आ गया भारत में और बस गया यहीं पे। चलिए आगे देखते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कालीकट जीत लिया। देखिए इसका नतीजा ये हुआ कि जो हम लोग का भारत का कालीकट बंदर था उसको पुर्तगाल वाला ने जीत लिया। बताइए, पुर्तगाल को इस लोग मतलब पुर्तगालियों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। 1505 में पुर्तगालियों ने फ्रांसिसियो डी अल्मोंडा को पहला गवर्नर नियुक्त किया। देखिए अब यहाँ पे पुर्तगाल में अपना गवर्नर बैठा दिया। गवर्नर का मतलब अपना एक अधिकारी होता है उसको बैठा दिया। बात समझ में आ गया? अधिकारी होता है उसी को क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। तो पुर्तगालियों ने अपना क्या बैठा था, गवर्नर जनरल को भी बैठा दिया यहीं पे। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, नौसेना शक्ति पर जोर दिया। कौन लोगों ने नौसेना शक्ति पर जोर दिया? पुर्तगालियों ने अपना नौसेना शक्ति पर जोर दिया। नौसेना शक्ति पर जोर देने का नतीजा ये था कि अगर नौसेना पे उन लोगों को जोर नहीं देता तो किस प्रकार से अपना हाथ जमाता भारत पे ना, क्योंकि जो कालीकट है समुद्र के साइड में ही है, और समुद्र के साइड में रहने तो अपना नौसेना को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तो कोई भी तो आके क्या करेगा, आप लोग समझ ही जाइए। ठीक है, तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाइए। क्वेश्चन पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किन लोगों ने अपनाया था? तो पुर्तगाल वालों ने अपनाया था। बात समझ में आ गया? देखिए आगे बढ़िए। 1509 में अल्बुकर्क को पुर्तगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब यार ये लोग का पूरा खानदान यहाँ पे आके बस रहा है ना। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का राजधानी केरल को बना दिया गया। बताइए आगे देखिए ना। देखिए भारत में यूरोपियन कंपनियां कुछ इस प्रकार से है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब आया? ले लिए। जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आया था, इसका आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है ना। अल्बुकर्क नाम का एक व्यक्ति था, उसी को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। उसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया था। बीजापुर कहाँ पे? भारत में है। तो बीजापुर के एक शासक से उसने गोवा राज्य को क्या कर लिया? जीत लिया। पुर्तगाल वालों ने गोवा पर भी अपना अधिकार कर लिया। उसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था। मैंने आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दिया है ना। देखिए यूट्यूब का पहला क्लास है, लेकिन आज से बहुत सारा क्लास, कम से कम 10-15 क्लास में एप्लीकेशन भी ले चुका हूँ। जिन्हों को भी अगर एप्लीकेशन में क्लास करना है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और हमारा द मास्टर जी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस लेते हैं हम लोग। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 2000 रुपया 3000, ऐसा नहीं है, बहुत कम ही रेट में है। और जो फीस है वो 1 साल के लिए रहेगा, 1 महीना के लिए नहीं रहेगा। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि, समझ जाइए क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए अल्बुकर्क ने पुर्तगाल की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। बाप रे, बताइए किस हद तक ये लोग गिर गया ना। आप अपना पुर्तगालियों का संख्या भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए, अब ये लोग को क्या ही बोले। अच्छा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत छोड़ के गए, 1961 में गए। देखिए मतलब ये है कि हम लोग का जो गोवा राज्य था, गोवा राज्य में पुर्तगाल वाला ने क्या बोलते हैं उसको, शासन कर रहा था बहुत देर तक ना। 1947 में हम लोग का देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन 1947 में वो लोग गए ही नहीं भारत छोड़ के ना, 1961 में गए ना। 1961 में भी हमारा भारतीय मंत्री का नीति इस प्रकार का हुआ जिसके कारण गए, नहीं तो वो लोग भारत छोड़ने को रेडी नहीं थे। कहते थे कि गोवा हम लोग का है। गोवा को उन लोगों ने लिया था, अभी आके बोले तो तनिक ना गोवा हम लोगों का है ना, अभी खैर नहीं आएंगे। चलिए आगे देखिए। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ किया ना। ये जितना भी नशीली पदार्थ हो जाता है, इन सारे चीज़ों का निर्माण करता यही लोग है ना। हम लोग को तो ये सब चीज़ नहीं आता था, इसीलिए क्योंकि ठंडा महाद्वीप है और ठंडा महाद्वीप में नशीली पदार्थ का सेवन कुछ अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे शराब हो गया, तंबाकू हो गया ना,
कहते हैं, अब मैं तो नशा करता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं वो लोग बोलते हैं कि नशा पीने से ठंडा नहीं लगता है। मैं कह दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये मत गलती मत कीजिएगा ना, उन लोगों का मानसिकता है ये। अगर यही सच रहता तो अगर किसी को ठंडा लगता तो ब्लैंकेट क्यों खरीदता, नशा ही पी देता। सरासर गलत बात है ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इन गंजड़ियों के बारे में बात करेंगे तो बड़ा ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने भारत में सबसे पहले 1556 ईस्वी में गोवा में प्रेस की स्थापना की, प्रेस वगैरह की स्थापना कर लिया था। पुर्तगाल भारत से अधिक इंडोनेशिया के व्यापार में रुचि रखते थे। ठीक है, इसका नतीजा ये हुआ कि देखिए किस प्रकार से हम लोग का शोषण हुआ था। ये भारत है ना, ये क्या है जी, भारत है, दिख रहा है ना। भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल वाला आया। यहाँ पे एक जगह है, क्या नाम, केरल के क्या बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह में। कब आया था, 1498 में, 98। और फिर से कब आया, 1502 ईस्वी में आया ना। लेकिन इन लोगों ने देखा कि भारत से ज्यादा अच्छा अच्छा चीज अब इंडोनेशिया में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है जी, इंडोनेशिया में मिल रहा है। तो यहाँ पे देख दिया कौन, इंग्लैंड वाला। तब यहाँ पे इन लोगों को देखा देखी कौन आ गया, इंग्लैंड वाला आ गया। 1700 ईस्वी के टाइम पे लोग आ गए, 1700 नहीं, इससे पहले ही आ गया था, लेकिन पहले व्यापार के दृष्टिकोण से आया था इंग्लैंड वाला। तो ये लोग आया, तो इन लोगों ने सोचा अब दो लोग भारत को लूटेंगे तो इस प्रकार से नहीं चलेगा, काम करते हैं मैं ही चला जाता हूँ कहाँ पे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत के नीचे में एक देश है ना, आसियान कंट्री में इंडोनेशिया भी एक देश है। वहां पे चला गया कौन, पुर्तगाल। अब भारत में पूर्ण रूप से घुस गया 200 साल के लिए कौन, इंग्लैंड वाला 200 साल के लिए घुस गया। अब पुर्तगाल कहाँ चला गया, सॉरी हाँ, पुर्तगाल कहाँ चला गया, इंडोनेशिया में चला गया ना। जब तक इंग्लैंड नहीं आया था पुर्तगाल वाला भारत को ही लूट रहा था। लेकिन जैसे इंग्लैंड आया तो पुर्तगाल ने कहा चलिए भाई मैंने लूट लिया भारत को जितना लूटना था, अब मैं दूसरा देश में जाता हूँ, अब तुम भारत को जरा लूटो, हम लोग इतना लुटाया है कि मत ही पूछो। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हो गया, अच्छा आगे देखते हैं, आप समझ में आएगा आप लोगों को अच्छा से। चलिए इससे पहले मैंने जो बताया बेसिक जानकारी था, अब बेसिक जानकारी से थोड़ा हटके चलते हैं ना, थोड़ा पैराग्राफ टाइप का देखते हैं अब। अच्छा, 19वीं और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशनवाद और साम्राज्यवाद ना, उपनिवेशनवाद का अर्थ मैंने आप लोग को बता दिया, कोई दूसरा महाद्वीप का व्यक्ति कोई दूसरा महाद्वीप में जाके वहां पे अपना शासन स्थापना करेगा, वो लोग का कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन हम ही लोगों से वो लोग काम कराएगा, हम ही लोग का कच्चा माल अपना देश में लेके जाएगा, हम ही लोग को शोषण करेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, उपनिवेशनवाद। जैसे अगर सिंपल एग्जाम्पल के लिए बोलो तो जो पीट रहा है ना, मतलब जो पिटा रहा है वो होगा क्या, उपनिवेशनवाद। और जो पीट रहा है वो क्या करेगा, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब अपना साम्राज्य का कोई दूसरा महाद्वीप में जाकर विस्तार कर देना। समझ में आ गया, यही होता है विस्तार से। देखते हैं, देखिए एग्जाम में ये मत लिखिएगा पीट रहा है पिटाना, ये नहीं ना, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। भूमिका एशिया एवं नई दुनिया में उपनिवेशीकरण। भूमिका 17वीं और 18वीं शताब्दी में एशिया में उपनिवेशनवाद का विस्तार यूरोपियन शक्तियों के वैश्विक प्रभुता स्थापित करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब ज्यादातर एशिया में ही यूरोप वाले अपना उपनिवेशनवाद के लिए आए थे, क्योंकि यूरोप में ये सब करना संभव नहीं था। अब क्योंकि वहाँ पे यूरोप का कंट्री का है, सबको मिलजुल के रहते हैं। एशिया में जैसे हम लोग का अच्छा से मेल मिलाव सबका ठीक नहीं है, विवाद हम लोग का इस तरफ में होते ही रहता है। जैसे भारत को देख लीजिए, भारत का कौन सा अपना पड़ोसी देश के साथ में संबंध ठीक है जी, किसी के साथ में हमारा पड़ोसी का साथ में संबंध नहीं है। तो यूरोप में इस टाइप का नहीं है, वो लोग चाहता तो अपना ही महाद्वीप में उपनिवेशवाद करता ना, डेनमार्क जाता इंग्लैंड को कब्जा करने, इंग्लैंड जाता पुर्तगाल को कब्जा करने, लेकिन इस टाइप से हुआ नहीं हुआ। उन लोगों ने सोचा नहीं, हमारा लोगों में ऐसा नहीं करेंगे, दूसरा कहीं पे जाके अपना स्थापना करेंगे, राज करेंगे, उपनिवेशनवाद करेंगे। तो इन लोगों का दिमाग हम लोगों से 200 साल आगे है, और हम लोग का दिमाग, चले देखते हैं आगे। अच्छा, इस अवधि में एशिया के विभिन्न भागों में व्यापार, सैन्य शक्ति, राजनीति और गठजोड़ के माध्यम से उपनिवेशनवाद ने गहरी छाप छोड़ दी। नीचे इस विषय पर विस्तार से वर्णन किया गया है। देखिए क्या विस्तार से वर्णन किया गया, इसको तो ऑपरेटर बाबू ही जाने, अब उसने किस प्रकार से इसको लगाया है पीडीएफ। देखिए यहाँ से देखिए, उपनिवेशनवाद का आरंभ ना, इसका आरंभ कैसे होता है।
17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपियन शक्तियां जैसे पुर्तगाल, स्पेन, डच, ब्रिटेन, फ्रांस समुद्री मार्गों के जरिए एशिया देशों तक पहुंचने लगी। उसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। मतलब कोई भी देश को उपनिवेशवाद करने का क्या क्या उद्देश्य होता है ना। सबसे पहले क्या, अब वो देश में आके संसाधन उसका ले जाना। जैसे हम लोग का देश में आए यूरोप वाले और क्या ले गए, हमारा मसाला ले गए, उसके बाद में संसाधन ले गए, बहुत सारा कपास ले गए। तो क्या क्या देखिए, सबसे पहला मसाला, रेशम, चाय, अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार। अब देखिए इन लोगों का उपनिवेशवाद करना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? इसीलिए मजबूरी है क्योंकि देखिए इन लोगों का महाद्वीप क्या है, ठंडा महाद्वीप है। और इन लोगों के देश में जब औद्योगिकरण हुआ, कहाँ पे, ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण का अर्थ होता है कि मशीनीकरण। जब ब्रिटेन में बहुत सारा मशीन लग गया, जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ, ब्रिटेन का देखा देखी बहुत सारे देशों ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति कर लिया। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन को स्थानांतरित होना, और शहरी जीवन में स्थानांतरित होके मशीनों के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाना। जो चीज को जैसे कि पहले स्वेटर बनाते थे, सूता से स्टेप का बुन के बनाते थे, अब सूता को और सुई को हटा दिया, उसका जगह क्या था, मशीन रख दिया। तो बड़ा बड़ा मशीन रख दिया, सारा चीज को मशीन के द्वारा करने लगा। इसी को ही क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जब वहां पे औद्योगिक क्रांति हो गया तो सारा चीज का वहां पे डिमांड बढ़ गया। अब जैसे औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति में ही कपड़ा बनना चालू हो गया होगा, कहाँ पे, ब्रिटेन में। अब कपड़ा बनाने के लिए क्या लगेगा, कपास लगेगा, रेशम लगेगा। अब तुम लोग कहो कि सर अपना महाद्वीप में वो लोग कपास उगा नहीं सकता, नहीं सकता। अपना महाद्वीप में वो लोग कपास उगा ही नहीं सकता। इसका मुख्य रीजन ये है कि ठंडा महाद्वीप है, ठंडा महाद्वीप में इस प्रकार का होगा ही नहीं। बात समझ में आया क्या? अब वो लोग कपास उगाएंगे तो ठीक से नहीं होगा। कपास के लिए भारत जैसा अच्छा जलवायु का आवश्यकता पड़ेगा। अब ये जलवायु तुम लोगों के पास में है नहीं, तो उन लोग का मजबूरी हो गया, नहीं हम लोग को कहीं पे अपना उपनिवेशवाद करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग उपनिवेशवाद नहीं करेंगे तो किस प्रकार चलेगा, हम लोग का काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं चलेगा, औद्योगिक क्रांति किया उन लोग को कोई फायदा ही नहीं होगा। बड़ा बड़ा मशीन ला के बैठा दिया, लेकिन उस मशीन में कच्चा माल तो लगाना पड़ेगा ना, तब तो कपड़ा बन के निकलेगा। जैसे बहुत सारा चाय हो गया, अब उन लोग को चाय का शौकीन बहुत है यूरोप वाले। ये नहीं कि भारत वाले भी शौकीन है, हमारे इधर पे भी सबका ही घर में सुबह सुबह चाय ही बनता है ना, और हमारे इधर पे बनता ही है चाय सबके घर में। तो चाय एक पेय फसल हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग औद्योगिक क्रांति, कि नहीं समझ में आया? मतलब उपनिवेशवाद औद्योगिक क्रांति से ही जन्म हुआ ना। जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था, उपनिवेशवाद वगैरह उतना बनना चालू नहीं हुआ था। इसीलिए तो भारत भी वो लोग आए, भारत में आ गए। इसके बाद में भारत से सारा संसाधन लेके चले गए ना। संसाधन लेने के लोगों को दिक्कत होता था, तो इसीलिए भारत में ही रेलवे का स्थापना कर दिया। रेलवे का स्थापना हमारे लिए नहीं किया था ना, 1853 ईस्वी में रेलवे का स्थापना हुआ था। तो रेलवे का स्थापना हमारे लिए नहीं किया गया था। एक्चुअली रेलवे का स्थापना वे लोग खुद के लिए किए थे ना। जैसे कि क्या ये भारत है ना, ये भारत है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक राज्य है क्या, असम, असम राज्य यहाँ पे है ना। आप उन लोगों को, आप चलिए मैं अब नया पेज में समझाता हूँ। ये भारत है, मान लीजिए, मान लीजिए क्या भारत ही है ना, ये भारत है। अब यहाँ पे एक राज्य है, मान लीजिए असम, यहाँ पे है बंगाल, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है यूपी बिहार, यहाँ पे क्या गुजरात। ये बात समझ में आ गया? अब तुम लोग देखिए, बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा समुद्री मार्ग होता है। समुद्री मार्ग के अलावा बिजनेस वायु मार्ग के अलावा कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सारा स्थान पे समुद्र है यहाँ पे, अब समुद्र का आवश्यकता तो पड़ेगा। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे ब्रिटेन, मान लीजिए क्या है यहाँ पे, ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन भारत में क्या किया था, उपनिवेशवाद किया था। और उपनिवेशवाद क्यों किया था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसका देश में कच्चा माल नहीं है, कच्चा माल का प्राप्ति के लिए किया था। अब ब्रिटेन वाला यहाँ पे आकर रहता था, लेकिन सिर्फ क्या गुजरात से वो लोग कच्चा माल निकालेगा नहीं, गुजरात से सिर्फ नहीं निकालेगा, असम से भी निकालेगा। अच्छा,
असम में कच्चा माल लाएगा और उन लोगों को इसको यहाँ से गुजरात पहुंचाना पड़ेगा। सामान को, जो भी कच्चा माल रहेगा, संसाधन रहेगा, असम से कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? गुजरात। बंगाल से कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? गुजरात। गुजरात क्यों पहुंचाना पड़ेगा? गुजरात इसलिए ही पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि गुजरात में क्या था? बंदरगाह। अब बंदरगाह से ही तो लेके जाएगा, क्योंकि बंदरगाह में जहां जाएगा ना। अच्छा, इसीलिए यहाँ से इन लोगों ने रेलवे का स्थापना कर दिया। सबसे पहले बंबई से थाने तक चला था ना, यहाँ पे बंबई और थाने वगैरह यहाँ से, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर भी किया रेलवे का स्थापना। अब यहाँ पे रेलवे का स्थापना कर दिया इन लोगों ने। जब रेलवे का स्थापना हो गया तो असम से गुजरात तक सामान को ट्रेन में ले जाते थे, और ट्रेन से यहाँ पे ब्रिटेन का जहाज आता था, और जहाज में भर के अपना सामान को, हम लोग का सामान को, अपना सामान नहीं, हम लोग सामान कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। तो हम लोग का सामान को ट्रेन ट्रेन लूटा गया। देख रहे हैं आप लोग किस टाइप से हम लोग को लूटा गया। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड बढ़ा देता हूं, हमको लगता है कभी कभी। हाँ, इतना तो समझ में आ गया। तो वस्तुओं ना, कच्चा माल को के लिए उपनिवेशन करते हैं, इसके बाद बहुत सारा सामान के लिए करते हैं। फिर और क्या है देखिए, धार्मिक प्रचार और ईसाई का विस्तार, नई भूमि और संसाधन पर नियंत्रण ना। धार्मिक प्रचार के लिए भी उपनिवेशनवाद इन लोगों ने किया था। अगर धार्मिक प्रचार के लिए नहीं करते तो भारत में इतने सारे अभी क्या है, दूसरा धर्म के लोग हैं। मैं एक धर्म का नाम लूंगा ही नहीं, नहीं तो मैं अभी एक धर्म का नाम ले लूंगा, बाद में कहेंगे कि धर्म के, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए। अब हम एक एक करके यूरोपियन साम्राज्यवादी देशों का एशिया और नई दुनिया में औपनिवेशिक विस्तार का अध्ययन करेंगे। एशिया में पुर्तगाल उपनिवेशनवाद, ठीक है, एशिया में क्या? पुर्तगाल का उपनिवेशनवाद। पुर्तगाल वाला सबसे पहले हम लोग का भारत में ही आके बसा था, उपनिवेशनवाद किया था ना। भारत के बाद में कहाँ चला गया? इंडोनेशिया। और भारत में कौन बस गया? इंग्लैंड वाला आके बस गया। कितना सिस्टम से लूटा। हम पहले लूट लेगा जी, उसके बाद में हम चला जाएंगे इंडोनेशिया, उसके बाद में तुम आके यहाँ पे लूटना। अरे यार, क्या गजब तरीका से लूटा गया हम लोगों को। पुर्तगाल उपनिवेशनवाद भी 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोपियन समुद्री साम्राज्य की दौड़ का अग्रदूत था। उसकी यात्रा का उद्देश्य एशिया में व्यापार, मार्गों की खोज, मसालों पर नियंत्रण और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार की कहानी, रणनीति, बंदरगाहों पर कब्जे, सैन्य ताकत, समुद्री विचर पर आधारित था। इन सभी कारण के लिए इन लोगों ने हम लोग के ऊपर में क्या किया था? उपनिवेशनवाद किया था। एक रीजन तो नहीं होगा, अब एक रीजन से उतना बड़ा वो लोग थोड़ी रिस्क उठाएगा, इतना ज्यादा रीजन था। बात समझ में आएगा? उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा दिया जानकारी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन वाला बेल वाला आइकन होता है ना, उसको दबा दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशनवाद का आरंभ, इसको देख लीजिए। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। जो बात मैंने बताई वही बात बताया गया होगा इसमें। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कौन कौन सारा देशों में क्या इन लोगों ने, सबसे पहले भारत में तो किया ही किया, भारत के गोवा में किया था। इसके बाद में दमन द्वीप, ये भी भारत का ही था। फिर मलाक्का, मलेशिया क्षेत्र पर इन लोगों ने अपना उपनिवेशनवाद किया था। श्रीलंका में भी किया था, और इंडोनेशिया में सबसे लास्ट में किया इन लोगों ने क्या? उपनिवेशनवाद। अच्छा, पुर्तगालियों की रणनीतियां, मतलब इन लोगों ने उपनिवेशनवाद क्यों किया था, रणनीति क्या था इन लोगों का? तो सबसे पहला रणनीति क्या था? सैन्य शक्ति और बंदरगाहों पर नियंत्रण करना ना। सैन्य शक्ति और बंदरगाहों पर नियंत्रण करना ये लोग का पहला रणनीति था, ठीक है ना। क्या करने का? उपनिवेशनवाद करने का, अपना सैन्य शक्ति का विस्तार करने के लिए, बंदरगाहों को ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? उपनिवेशनवाद किया। हमारा बंदरगाह भी तो कब्जा कर लिया, क्या कालीकट बंदरगाह को कब्जा नहीं किया था? 1961 में स्वतंत्र हुआ गोवा, उस पर भी पुर्तगाल वाला राज करता था। देखिए आगे देखते हैं। सैन्य शक्ति और बंदरगाहों पर नियंत्रण, आप्सो डी अल्बुकर्क और अन्य पुर्तगाली अधिकारियों ने सामरिक बंदरगाहों पर कब्जा किया। अस्थायी शासक ने के साथ संघर्ष या संध्या करके व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया था, ठीक है। अगर आप लोग या कोई भी इंसान बंदरगाह पर अपना कंट्रोल पूरा कर लेगा तो पूरा देश जीत लेगा वो। इसीलिए जीत लेगा, जैसे कि कुछ भी करेगा कोई भी व्यक्ति तो उसको बेचेगा, और बेचने के लिए बंदरगाह के रास्ते ही से तो जाएगा। अब बिना बंदरगाह का कोई भी अपना सामान कैसे बेचेगा? सबसे पहले बंदरगाह लेके जाकर बंदरगाह से ही उसको दूसरा जगह में
इंपोर्ट कर दिया जाएगा, सॉरी एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। इंपोर्ट करने के लिए तो बंदरगाह चाहिए, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहला रणनीति क्या था इन लोगों का, सैन्य शक्ति का बढ़ावा और बंदरगाहों पर अपना कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा क्या था, व्यापारिक एकाधिकार ना, व्यापार करना तो इन लोग का प्राथमिक उद्देश्य था ना। सबसे ज्यादा क्या चीज का व्यापार, मसाला। 1 रुपया में यहाँ से मसाला लेके जाता 1 किलो और वहां पे जाके 60 रुपया में बेचता था। कितना पैसा कमाया होगा ये लोग, देखिए तो। व्यापारिक एकाधिकार, मसाला, रेशम, दालचीनी, चीनी चीनी वस्त्र के व्यापार एक एकाधिकार जमाया। समुद्री मार्ग पर कर लगा कर व्यापारियों से राजवंश वसूला ना। इसीलिए इन लोगों ने जो बंदरगाह था इसको कब्जा किया था, क्योंकि मान लीजिए मैं ही कोई बंदरगाह पे, मैं नहीं करूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैं ही मान लीजिए कालीकट बंदरगाह में उसको नियंत्रण कर रहा हूँ, वहां पे मैं कर लिया हूँ क्या, कब्जा कर लिया हूँ। अब कोई भी अपना माल को वहां से लेके जाएगा, सामान को लेके जाएगा वहां से, तो मैं क्या कहूंगा, अगर तुमको यहाँ से सामान लेके जाना है तो मुझको टैक्स दो, अगर तुम टैक्स नहीं देगा तो हम इस रास्ते से तुम्हारा माल निकलने नहीं देगा। तो बेचारा क्या करेगा, लीजिए पैसा, उसके बाद में जाने दीजिए हमको ना। तो इन लोगों ने, ये भी एक कारण था बंदरगाह के नियंत्रण करने का। समझ में आ गया 2 पॉइंट। अच्छा 3 नंबर क्या, धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार करने का भी उद्देश्य इन लोगों का था, क्योंकि क्या है उसको देख लीजिए आप लोग टॉपिक में। अच्छा, गोवा और अन्य क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों ने सरिकता से ईसाई धर्म का प्रचार किया। चर्चा का निर्माण और स्थानीय जनता को धर्मता के लिए प्रेरित किया गया। आज भी आप लोग गोवा, केरल के तरफ में ज्यादातर देखेंगे, गोवा में ज्यादातर क्या है, क्रिश्चियन लोग है। क्रिश्चियन लोग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना क्या किया था, वर्चस्व साम्राज्य विस्तार किया था ना। और उन लोगों ने वहाँ पे क्रिश्चियन क्रिश्चियन करके इतना वहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वहाँ पे आज भी ज्यादातर क्या लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। अब धार्मिक लोग है, धार्मिक चीज में हम ज्यादातर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग तो मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हम लोग का इधर का देश का ये नीति है। आगे देखिए, पुर्तगाल उपनिवेशवाद का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होगा ना। ये लोग का रणनीति समझ में आ गया, अब ये लोग का प्रभाव देखिए क्या है। प्रभाव, सबसे पहला क्या, आर्थिक प्रभाव। सबसे पहला क्या है जी, आर्थिक प्रभाव ना, आर्थिक प्रभाव था। दूसरा क्या, संस्कृति प्रभाव। तीसरा राजनीति प्रभाव। चौथा स्थानीय प्रतिरोध और पतन। चलिए 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर आर्थिक प्रभाव, मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार में पुर्तगाल का एकाधिकार था। स्थानीय कारीगर और व्यापारियों के लिए नुकसानदायक कर संग्रह और व्यापारिक नियंत्रण ने अस्थायी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। मतलब सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा, ठीक है, आर्थिक प्रभाव पर पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे कब्जा कर रखा था। उन लोगों का कब्जा करने से हमारा देश पर इसका आर्थिक प्रभाव पड़ने को दिखा। दूसरा क्या, संस्कृति। संस्कृति प्रभाव ये पड़ा कि आज भी जहाँ पे इन लोगों ने कब्जा किया था वहाँ पे ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा अधिकता है। इसके बाद में वहाँ पे अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है, फ्रेंच भाषा, सॉरी पुर्तगाल वाला आया था, सॉरी फ्रेंच तो फ्रांस हो जाएगा, अरे अंग्रेजी में ही बात करता था लोग। यहाँ पे देखिए, पुर्तगाली भाषा और संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ईसाई धर्म का प्रचार और स्थानीय परंपराओं में बदलाव। मतलब जो आदमी जहाँ जैसे स्थान पर रहेगा उसका रहन सहन वैसा ही होगा। जैसे हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग का हिंदी बात किसी का भी ठीक नहीं है। जैसे हमारा ही देख लीजिए, आप लोग को लग भी रहा होगा कि मास्टर किस तरफ से हिंदी बात कर रहा है जी। आप, ये मेरा गलती नहीं है, क्योंकि हम जो क्षेत्र में रहता है इस तरफ में थोड़ा भाषा ऐसे ही बोला जाता है ना। जो गाँव देहात के है उन लोग का भाषा में देखिएगा देहाती घुस ही जाता है, जितना भी वो लोग कोशिश करेंगे देहाती नहीं घुसाने का, ऐसा होगा ही नहीं। तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, संस्कृति प्रभाव पड़ा। संस्कृति प्रभाव ये पड़ा कि जो जहां पर पुर्तगाल वाला कब्जा किया था उस क्षेत्र पे ज्यादातर लोग पुर्तगाली भाषा कहते थे। उसके बाद वहां पे अंग्रेजी भाषा बोलते थे और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा था। 3 नंबर क्या, राजनीति प्रभाव। स्थानीय शासकों की शक्ति कमजोर हो गया, क्योंकि वहां पे पुर्तगाल वाला का शक्ति बढ़ गया था। पुर्तगालियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई क्षेत्रों पर शासन कर लिया था। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि राजनीति प्रभाव, वहां पे उन लोगों ने सबको पूरा मतलब डरा कर रख दिया था और वहां पे अपना राजनीतिक वश्चर्या को रखा था, कायम कर दिया था, ठीक है। 5 नंबर क्या है, स्थानीय प्रतिरोध और पतन। स्थान का क्या हो देखिए, स्थानीय प्रतिरोध। भारत में मराठों और मुगलों ने पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती दी।
श्रीलंका और मलक्का में स्थानीय शासकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल के खिलाफ संघर्ष किया। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चार्ट समझ में आ गया? इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा और नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई उतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, अब जो पुर्तगाल वाला था उन लोगों का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। उन लोगों का पतन होने का क्या कारण था? देखिए, पतन होने का कारण देखते हैं। पतन के कारण 17वीं शताब्दी में डच और ब्रिटेन शक्ति का उदय हुआ। जैसे ब्रिटेन वाला भारत आया, पुर्तगाल वाला कहाँ भाग गया? इंडोनेशिया। तो सबसे पहला पुर्तगाल के यहाँ से चले जाने का रीजन क्या था? ब्रिटेन वाला कहाँ आ गया? भारत आ गया। पुर्तगाल का सीमित सैन्य और आर्थिक संसाधन ना, ये लोग का सेना भी थोड़ा कम था और जो ये लोग का आर्थिक संसाधन था, पैसा, वो लोग का उसमें मार खा गया। क्योंकि एक देश में उपनिवेशवाद करने के लिए पैसा का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ पैसा नहीं, आर्थिक चीज में जो चीज भी आता है सब, लेकिन आर्थिक चीज को पूरा क्या चीज से करेंगे? पैसा से ही तो करेंगे। तो वही है। 3 नंबर क्या? स्थानीय विद्रोह और असंतोष ना, स्थानीय लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये निष्कर्ष इसको आप लोग पढ़ लीजिए। कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाल वालों ने भारत के ऊपर में अपना उपनिवेशवाद किया था। इन लोगों को उपनिवेशवाद करने से हम लोग को बहुत प्रकार का समस्या झेलने को पड़ा। इस प्रकार से आप लोग खुद लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? आगे है और कुछ? चलिए, ये है। आशा करता हूँ आप लोगों को दिया गया जानकारी जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग क्लास से बने रहिएगा। और जिसने भी द मास्टर जी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, हम प्ले स्टोर में जाए और वहाँ पे द मास्टर जी एप्लीकेशन लिखे और डाउनलोड करके PDF वहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद।